सोचिए, एक ऐसा दौर जब भारत का नक्शा खून और लोहे से बनाया जा रहा था। ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य के उठने की जो सिर्फ अपनी तलवार के जोर पर खड़ा हुआ और देखते ही देखते पूरे भारत पर छा गया। जी हां, ये कहानी है मगध की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मतलब सोचिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत एक तरह का अखाड़ा था जहां 16, जी हां, 16 ताकतवर राज्य, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, आपस में लड़ रहे थे। तो ऐसी क्या खास बात थी मगध में? ऐसी कौन सी रणनीति थी, कौन सी ताकत थी कि उसने अकेले बाकी 15 राज्यों को धूल चटा दी और हिंदुस्तान का पहला साम्राज्य खड़ा कर दिया? और देखिए, ये सिर्फ जमीन के लिए लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा दौर जिसने भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और इस पूरी जमीन को सत्ता के एक असली गेम ऑफ थ्रोन्स का मैदान बना दिया। अब इस पूरे सत्ता के खेल की जो नींव है ना, वो एक टेक्नोलॉजी में छुपी थी। हुआ ये कि लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ खेती में, और बस इसने सब कुछ बदल दिया। अचानक इतनी फसल होने लगी, इतना अनाज पैदा होने लगा जितना जरूरत से कहीं ज्यादा था। और जब सरप्लस होता है तो क्या होता है? व्यापार बढ़ता है, नए नए शहर बसते हैं और इन्हीं शहरों में जन्म लेती हैं बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि जो पुराने कबीलाई इलाके थे, उनकी जगह अब 16 बड़े बड़े राज्यों ने ले ली, और इन्हीं को हम जानते हैं महाजनपदों के नाम से। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे शतरंज की एक बिसात बिछी हो और उस पर 16 खिलाड़ी एक दूसरे को शह और मात देने के लिए तैयार बैठे हों। अच्छा, अब मन में ये सवाल आ सकता है कि ये सारी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? तो देखिए, इसका जो मेन सोर्स है वो है एक बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इसी में इन 16 राज्यों की पूरी लिस्ट दी गई है, और यहाँ पर कुछ दिलचस्प बातें हैं, जैसे कि इन 16 में से अश्मक अकेला ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, और दूसरी तरफ गांधार की राजधानी तक्षशिला, वो तो उस जमाने का समझिए एक वर्ल्ड फेमस एजुकेशन हब थी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जमीन या पैसों की नहीं थी। नहीं, ये टक्कर थी दो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम्स की, दो अलग विचारधाराओं की। एक तरफ थे गणतंत्र और दूसरी तरफ राजतंत्र। एक तरफ थे वज्जी जैसे गणतंत्र, जिन्हें दुनिया का पहला रिपब्लिक भी कहा जाता है। यहां क्या था कि सारे फैसले एक साथ मिलकर एक सभा में लिए जाते थे, लीडर को चुना जाता था। और फिर दूसरी तरफ था मगध का राजतंत्र। यहां सिस्टम सीधा था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा और सारी की सारी ताकत सिर्फ एक इंसान के हाथ में होगी। और सच कहें तो ये वाला सिस्टम बना ही था विस्तार के लिए, साम्राज्य बढ़ाने के लिए। तो सवाल फिर वही, इस सत्ता के खेल में, इस जियोपॉलिटिकल चेस में आखिर जीता कौन? विनर था मगध, और इसकी जीत कोई तुक्का नहीं थी। इसके पीछे थी एक ऐसी स्ट्रेटेजिक बढ़त, एक ऐसा अनफेयर एडवांटेज जो और किसी के पास था ही नहीं। मगध की जीत के पीछे 3 मेन पिलर्स थे। सबसे पहला, उसकी राजधानियां, जिन्हें जीतना लगभग नामुमकिन था। एक थी राजगृह, जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी थी, एक नेचुरल किला। और दूसरी पाटलिपुत्र, जो नदियों के बीच में थी, एक वाटर फोर्ट। दूसरा बड़ा कारण, छोटा नागपुर के पठार से मिलने वाला बेहिसाब लोहा, मतलब हथियारों के लिए रॉ मटेरियल की कोई कमी ही नहीं। और तीसरा, और शायद सबसे खतरनाक, घने जंगलों से मिलने वाले युद्ध हाथी। ये उस जमाने के जीते जागते टैंक थे। पर देखिए, सिर्फ रिसोर्सेज से जंग नहीं जीती जाती। मगध का साम्राज्य, सच पूछिए तो खून और लोहे की स्याही से लिखा गया था। इसे खड़ा किया था कुछ बेहद क्रूर शासकों ने और उनकी विनाशकारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी ने। इसकी कहानी शुरू होती है हर्यंक वंश के बिंबिसार से, जिसने शादियों के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाया, डिप्लोमेसी। फिर आया उसका ही बेटा अजातशत्रु, जिसने अपने पिता को ही मारकर गद्दी छीन ली। इसके बाद शिशुनाग वंश ने अपने सबसे बड़े दुश्मन अवंती को खत्म किया। और फिर आया नंद वंश का महापद्मनंद, वो शख्स जिसे भारत का पहला एम्पायर बिल्डर कहा जाता है। अजातशत्रु की बात करें तो उसके पास 2 सीक्रेट वेपन्स थे। पहला था रथवूसल। सोच के देखिए, एक बख्तरबंद रथ जिसके पहियों में तेज धार वाले ब्लेड लगे हैं, और वो दुश्मन की सेना के बीच से गुजर रहा है, सब कुछ काटता हुआ, बिल्कुल आज के किसी टैंक की तरह। और उसका दूसरा हथियार, वो था महाशिलाकंटक। ये क्या था? ये समझिए कि एक बहुत बड़ी विशालकाय गुलेल थी,
जो भारी भारी पत्थर फेंकती थी, इतनी ताकत से कि किसी भी किले की दीवार तोड़ दे या दुश्मन की सेना में भगदड़ मचा दे। ये उस जमाने की आर्टिलरी यानी तोपें थी। और नंद वंश की क्रूरता का अंदाजा लगाना हो ना, तो बस उसके फाउंडर महापद्म नंद को जो टाइटल मिला था वो सुन लीजिए। उसे कहा जाता था सर्व क्षत्रियांतक, मतलब सभी क्षत्रिय शासकों का नाश करने वाला। उसने अपने रास्ते में आए हर एक दुश्मन को, हर एक राजा को बेरहमी से खत्म कर दिया। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, एक ऐसा मोड़ जहां मगध की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर को भी वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। हुआ ये कि 326 ईसा पूर्व में पूरी दुनिया को जीतने निकला सिकंदर अपनी सेना के साथ व्यास नदी तक पहुंच गया, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। सोचिए, एक ऐसी सेना जिसने कभी हार नहीं देखी थी, वो अचानक रुक गई। वजह थी दहशत। सिकंदर के सैनिकों ने मगध के नंद साम्राज्य की कहानियां सुन रखी थी, उसकी लाखों की सेना के बारे में, उसके हजारों खूंखार युद्ध हाथियों के बारे में और उसकी खौफनाक रेप्यूटेशन के बारे में। मतलब दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को मगध ने बिना एक भी तीर चलाए सिर्फ अपने नाम के डर से रोक दिया था। ये थी मगध की ताकत। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या तलवार और धोखे की नींव पर खड़ा किया गया कोई साम्राज्य हमेशा तक कायम रह सकता है? मगध का उदय जितना शानदार और नाटकीय था ना, उसका अंत भी उतना ही तय था। और शायद इतिहास का सबसे बड़ा सबक भी यही है।